हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फेरांटी इफेक्ट के बारे में जानेंगे। ट्रांसमिशन लाइन के अंदर एक इफेक्ट विशेष प्रकार का प्रभाव होता है जिसको फेरांटी इफेक्ट कहा जाएगा। अब इस फेरांटी इफेक्ट के अंदर क्या है और फेरांटी इफेक्ट किसको कह रहे हैं उसको ध्यान से समझिए। तो हमने यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन बनाया है और ट्रांसमिशन लाइन के अंदर इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिफेक्टिव और आपका रेसिस्टिव सारे इफेक्ट दिखाया। तो यहाँ पर कैपेसिटर भी दिखाया है, रेसिस्टेंस इंडक्टेंस भी दिखाया है। लेकिन फेरांटी इफेक्ट कब होता है और इसके अंदर क्या होता है? तो फेरांटी इफेक्ट कहते हैं जब रिसीविंग इंड वोल्टेज क्या हो जाए, आपका सेंडिंग इंड से बढ़ जाए, यानी ये वाला वोल्टेज आपका इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए किससे? सेंडिंग इंड से, यानी इसकी जो भी वैल्यू हो उससे बढ़ जाएगा यदि रिसीविंग इंड, तो इसको हम लोग फेरांटी इफेक्ट कहते हैं। और ये सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि जितना आपका हम भेज रहे हैं उससे थोड़ा बहुत कम ही वोल्टेज मिले, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं मिले। उससे ज़्यादा वोल्टेज मिल जाएगा तो फिर इक्विपमेंट के लिए डैमेज हो सकता है, इक्विपमेंट ख़राब हो सकता है। तो इक्विपमेंट के पास जितना हम लोग वोल्टेज सेंड कर रहे हैं उतना ही वोल्टेज मिले या उससे थोड़ा बहुत कम मिले, ज़्यादा मिलेगा तो नुकसान है। तो लेकिन अगर रिसीविंग एंड वोल्टेज पर क्या हो जाए, वोल्टेज की वैल्यू बढ़ जाए सेंडिंग एंड वोल्टेज से, तो इसी इफेक्ट प्रभाव को फेरांटी इफेक्ट कहते हैं। अब ऐसा क्यों होगा उसको समझिए। तो जब ऐसा कब होता है फेरांटी इफेक्ट, यानी वी आर रिसीविंग इन वोल्टेज सेंडिंग इन से कब बढ़ जाएगा, तो ऐसा होता है लाइटली लोडेड कंडीशन में या नो लोड कंडीशन में। यानी यहाँ पर जब लोड लगा हुआ नहीं है, यानी आपका घर, पंखा, बत्ती और गांव कुछ भी कनेक्ट नहीं है या कनेक्ट है लेकिन उसकी वैल्यू बहुत कम है, तो जब लोड बहुत कम होता है या नहीं लोड लगा हुआ होता है तो ट्रांसमिशन लाइन के अंदर क्या होगा, सेंडिंग इन वोल्टेज से रिसीविंग इन वोल्टेज बढ़ जाएगा। और ऐसा क्यों होगा, तो फेजर डायग्राम से ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए, जब रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस सारा प्रभाव होता है और उस समय जब हम लोग लोड कनेक्ट नहीं किए हुए हैं, तो हम फेजर डायग्राम में वी आर पहले क्या दिखाते थे, आई आर क्या करता है, लैग करता है। कितना डिग्री से, तो सम एंगल से लैग कर रहा है। क्यों लैगिंग दिखाते हैं? क्योंकि लोड कैसा होता है, इंडक्टिव नेचर का होता है। लेकिन जब लोड है ही नहीं या लैगिंग आपका बहुत लाइट लोड है, तो हमारा ये करंट जो होगा वो ना के बराबर होगा क्योंकि लोड ही नहीं है। तो जो भी करंट अब बचा, जब नो लोड कंडीशन अगर मान लेते हैं, लाइटली लोड छोड़ दिए, नो लोड समझ लीजिए, नो लोड कंडीशन है। नो लोड कंडीशन का मतलब आई आर जो है रिसीविंग करंट, ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आई आर कोई भी करंट नहीं दिखाएंगे। कौन सा करंट दिखाएंगे, तो केवल कौन सा करंट आएगा, बचेगा चार्जिंग करंट बचेगा। और ये चार्जिंग करंट क्या करता है, वोल्टेज को कितना डिग्री से लीड करता है, तो 90 डिग्री से लीड करता है। तो हम यहाँ पर चार्जिंग करंट 90 डिग्री से लीड दिखाएंगे। तो वही चीज़ फेजर डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है। ध्यान से देखिए, तो हमने पहले वोल्टेज ले लिया है, ये हमने वी रिफरेंस वोल्टेज ले लिया है। और इस रिफरेंस वोल्टेज के बाद हम क्या दिखा देंगे, करंट दिखाएंगे। करंट कहाँ पर दिखाएंगे, अभी बाकी ये सब नहीं देखिए, अभी केवल वोल्टेज हमने दिखाया। दूसरा चीज़ क्या दिखाएंगे, करंट, चार्जिंग करंट। ये चार्जिंग करंट क्या कर रहा है, करंट को 90 वोल्टेज को 90 डिग्री लीड कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए, हम आई आर कोई भी नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि नो लोड कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो ये 90 डिग्री लीड कर रहा है, तो हमने आई सी दिखा दिया। अब ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो भी ड्रॉप होगा, तो ये करंट तो है ही नहीं, तो अब जो भी ड्रॉप होगा यहाँ पर और यहाँ पर, वो किस वजह से होगा, चार्जिंग करंट आईसी की वजह से होगा। और आईसी है कैसा, तो लीडिंग है। तो हम क्या दिखा देंगे, यहाँ पर जो लो ड्रॉप होगा उस ड्रॉप को हम किस तरह से दिखाते हैं, तो हम दिखाते हैं ये जो करंट है आईसी, इसके पैरेलल में दिखाएंगे आईसी करंट, ठीक है। और यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा आईसी गुना आर हो जाएगा। और जो रिएक्टिव ड्रॉप है वो आईसी गुना एक्सेल हम दिखा देंगे, आईसी गुना एक्सेल। 90 डिग्री इसके होता है, 90 डिग्री दिखा दिया। तो अब देखिए, यहाँ पर जो वोल्टेज मिला हमको, वो कैसा वोल्टेज मिला, सेंडिंग इन वोल्टेज। और ये सेंडिंग इन वोल्टेज क्या है, वी आर से कम है। यहाँ पर देखिए, इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है और इसका कम दिख रहा है। तो वी आर वोल्टेज क्या है, आपका ज़्यादा हो गया और वी एस कम हो गया। कब कम हो गया, जब आपका नो लोड कंडीशन है, यानी ट्रांसमिशन के अंदर आई आर रिसीविंग करंट का कोई भी काम नहीं हो रहा, केवल चार्जिंग करंट की वजह से ड्रॉप हो रहा है।
तो जब आईसी केवल चार्जिंग करंट फ्लो होता है उस समय आपका क्या होगा, वी आर की वैल्यू वी एस से बढ़ जाएगी और इसी इफेक्ट को हम लोग फेरांटी इफेक्ट कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो लिखा गया है फेरांटी इफेक्ट के अंदर, एट नो लोड और लाइटली लोड कंडीशन रिसीविंग इन वोल्टेज इज मोर देन द सेंडिंग इन वोल्टेज इज नोन एज फेरांटी इफेक्ट। आगे लिखा गया अंडर द फेरांटी इफेक्ट वी आर इज मोर देन द वी एस सेंडिंग इन वोल्टेज, हेंस द वोल्टेज रेगुलेशन इन सच कंडीशन इज नेगेटिव। नेगेटिव क्यों हो जाएगा, क्योंकि वी एस घट गया और वी आर बढ़ गया, तो वी आर आपका तो नेगेटिव में रहता है, वी आर बढ़ गया तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, और लिखा गया है एट ए लीडिंग पावर फैक्टर द वोल्टेज रेगुलेशन इज नेगेटिव। ठीक है, और पावर फैक्टर कैसा हो जाएगा, लीडिंग पावर फैक्टर, क्योंकि चार्जिंग करंट है वो 90 डिग्री लीड कर रहा है, तो पावर फैक्टर कैसा, लीडिंग पावर फैक्टर। तो लीडिंग पावर फैक्टर के समय ही क्या होता है, फेरांटी इफेक्ट होता है, या आपका वोल्टेज रेगुलेशन, निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन हमको मिलता है। तो ये फेरांटी इफेक्ट से रिलेटेड सारी बात हो गई। अब एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है ट्रांसपोजिशन, ध्यान से समझिएगा इसको। ट्रांसपोजिशन क्या होता है और इसकी आवश्यकता क्या होती है। तो हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में अगर आर वाई बी 3 तार है, तो हम लोग को मालूम है इंडक्टेंस के बारे में। इंडक्टेंस का मतलब फ्लक्स लिंकेज। तो अगर देखिए यहाँ पर आर है, ये वाई है और ये बी है, तो आर से वाई तो फ्लक्स लिंक करेगा यहाँ पर और इसकी कुछ इंडक्टेंस की वैल्यू होगी, वाई से यहाँ पर कुछ फ्लक्स लिंक करेगा, इसकी वैल्यू होगी। तो इन दोनों के बीच में देखिए डिस्टेंस बराबर है, लेकिन हम बात करें अगर आर का करंट यहाँ पर लिंक कर रहा है फ्लक्स यहाँ पर, तो इसकी दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। तो यहाँ पर दूरी इन दोनों के बीच में कम है, तो इसकी फ्लक्स की वैल्यू कुछ और होगी, और आर और बी के बीच में दूरी ज़्यादा हो गई, तो यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू कुछ और होगी। यानी फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब कि इंडक्टेंस की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। और इंडक्टेंस आपका अलग अलग होगा, तो किसी में कम कर इंडक्टेंस अलग अलग, इसका मतलब एक्सेल भी अलग अलग हो जाएगा, रिएक्टेंस भी अलग अलग हो जाएगा, और एक्सेल की वैल्यू अलग होगी, इसका मतलब करंट का फ्लो भी फिर चेंज हो जाएगा। आप तो भेज रहे हैं सेम करंट 10-10 एम्पेयर सब में भेजा, ठीक है, लेकिन इस इंडक्टेंस की वजह से, अनइक्वल इंडक्टेंस की वजह से एक्सेल अनइक्वल हो गया, और एक्सेल अनइक्वल होने की वजह से आपका करंट क्या होगा, अनइक्वल हो जाएगा। ध्यान से फिर से समझिए क्या दिक्कत होगा अगर हम लोग इक्वल डिस्टेंस रखते हैं तो, और उसी चीज़ से बचने के लिए हम लोग ट्रांसपोजिशन करते हैं। तो अगर मान के चलिए हम आर वाई बी 3 तार लिया है, ध्यान से समझिए आर वाई बी, तो इन 2 तार के बीच में क्या होगा, दूरी बराबर है, तो यहाँ पर इंडक्टेंस की वैल्यू यहाँ पर सेम होगी। लेकिन यहाँ पर देखिए इस तार के बीच में क्या, आर और बी के बीच में दूरी बदल गई है, चेंज हो गई है, तो अलग अलग जगह पर क्या है, इंडक्टेंस की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, तो अलग अलग होने की वजह से क्या होगा, एक्सेल की वैल्यू चेंज कर जाएगी, और एक्सेल चेंज कर जाएगा तो करंट फ्लो होना चेंज हो जाएगा। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस दूरी को बराबर, यानी आर वाई के बीच में जैसे दूरी है, वाई बी के बीच में जैसे दूरी, उसी तरह आर बी के बीच में भी दूरी सेम रहे, ज़्यादा नहीं हो, तो हमको तार का पोजीशन चेंज करना होगा। तो अभी आर वाई यहाँ पर है, मान के चलिए 1 मीटर है, ठीक है, और आर और बी के बीच में 2 मीटर है, तो हम क्या करेंगे, थोड़े दूर में चलने के बाद इसका पोजीशन चेंज कर देंगे। ठीक है, पोजीशन चेंज करने से क्या हो जाएगा कि लगभग क्या होगा, फिर 3 मतलब कि स्टेप लेंगे, एक बार आर वाई को चेंज किया, फिर वाई बी, इस तरह से जगह इसका पोजीशन चेंज करेंगे ताकि आपका दूरी क्या हो जाए, लगभग बराबर हो जाए। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिशन कहते हैं, यानी पोजीशन का चेंजिंग करने की वजह से इंडक्टेंस बराबर होता है। तो अब देखिए यहाँ पर डायग्राम देखिए, हमने चेंज किया है पोजीशन, आर वाई बी लिया है, तो D1 और D3 बराबर है, लेकिन D2 क्या है, चेंज हो गया, D2 की डिस्टेंस ज़्यादा है। लेकिन अगर हम चेंज कर देते हैं इसका पोजीशन, तो अब देखिए D2 किसके बीच में, आर और बी के बीच का डिस्टेंस, तो पोजीशन चेंज कर दिया, तो देखिए आर बी अब यहाँ पर नज़दीक आ गया है कि नहीं आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेंज किया, तो अब यहाँ पर बी वाई दूर है, तो अब देखिए यहाँ पे बी वाई नज़दीक हो गया कि नहीं हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से 3 स्टेप अगर कीजिएगा आप, तो तीनों लगभग बराबर हो जाएगा। यहाँ पर आर वाई, वाई बी और बी आर सब में इक्वल डिस्टेंस हो जाएगा। तो हर 3 जगह यानी 3 पोल है, तो
तो 3 पोल के हिसाब से पूरा ट्रांसमिशन लाइन लगाएंगे। तो 3 के भागा मतलब 3 के मल्टीपल में आपका पोल लगा होगा और हर पोल पे क्या करेंगे हम लोग, इसका पोजीशन को चेंज करेंगे ताकि आपका क्या हो जाए, इंडक्टेंस की वैल्यू बराबर हो। इंडक्टेंस बराबर होगा तो एक्सेल बराबर होगा, एक्सेल बराबर होगा तो करंट इक्वल फ्लो होगा। इसी को हम लोग ट्रांसपोजिशन कहते हैं और ट्रांसमिशन लाइन के अंदर ट्रांसपोजिशन बहुत ज़रूरी होता है। तो लिखा गया है व्हेन द 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर आर नॉट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर द कंडक्टर स्पेसिंग सेड टू बी अनसिमेट्रिकल। सबके बराबर डिस्टेंस नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, अनसिमेट्रिकल कहलाएगा। अंडर सच कंडीशन द फ्लक्स लिंकेज एंड द इम्पिडेंस ऑफ ईच फेज आर नॉट सेम। फाई अलग अलग हो जाएगी, इंडक्टेंस अलग हो जाएगा और एक्सेल की वैल्यू अलग होगी, इंडक्टिव रिएक्टेंस और इम्पिडेंस की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। आगे लिखा गया इफ डिफरेंट फेज एज द रिजल्ट वी गेट अनइक्वल वोल्टेज ड्रॉप इन द 3 फेज सिस्टम इवन इफ द लाइन करंट आर बैलेंस। अगर लाइन करंट बराबर आप दीजिएगा तब भी क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप इक्वल होगा। अनइक्वल हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप क्योंकि इम्पिडेंस क्या है, इम्पिडेंस की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, इम्पिडेंस की वैल्यू अलग अलग लाइन में अलग अलग है जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होने की वजह से तीनों फेज का अलग अलग वोल्टेज हो जाएगा। Therefore voltage at receiving end will not be same for the all phases। तीनों फेज के बीच में इक्वल वोल्टेज नहीं मिलेगा क्योंकि इम्पिडेंस चेंज हो गया और इम्पिडेंस चेंज होने की वजह से IZ वोल्टेज ड्रॉप चेंज हो गया। In order to that the voltage drop are equal in all conductor, we generally interchange the position of conductor at regular interval। सच एन एक्सचेंज ऑफ पोजीशन इज़ नोन एज ट्रांसपोजिशन। उम्मीद करते हैं आपको ट्रांसपोजिशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट की बात करेंगे। थैंक यू।